मेरा नाम अंजू है। मैं अपने पिता, जो एक पंडित हैं, की सख्त परवरिश में पली बड़ी हूँ। सच कहूँ तो मेरी पहचान ही मेरा सादा और शर्मीला स्वभाव था। मेरा दायरा बस मेरा घर, मेरा कमरा और पूजा पाठ तक ही सीमित था। पंडित जी हमेशा कहते थे कि एक लड़की की असली खूबसूरती उसकी शर्म, सादगी और इज्जत में होती है। इसलिए मैंने हमेशा अपनी खूबसूरती को दुपट्टे और सादे कपड़ों में छुपाकर रखा, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत ही सबसे कीमती चीज थी। मेरी दुनिया में सबसे अहम लोग थे मेरे पंडित जी, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई अमर, जो उम्र में छोटा जरूर था मगर मेरे लिए एक मजबूत पहरेदार जैसा था। उस दिन भी मेरी जिंदगी रोज की तरह ही थी। मैं शाम से पहले मोहल्ले के बच्चों को शिक्षा देकर घर लौट रही थी। मेरी निगाहें नीचे थीं और कदम तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे हमेशा डर रहता था कि कोई मुझे गलत नजर से न देख ले। हमारी बस्ती छोटी थी, लेकिन उस पर रविंदर सिंह की दबंगई और जुल्म का साया था। जब मैं एक सुनसान रास्ते से गुजरी तो अचानक मेरे कदम रुक गए। किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे बिना देखे ही समझ आ गया कि ये कौन है। रविंदर सिंह। रविंदर गांव का सबसे दमंग, घमंडी और बेपरवाह आदमी था। उसके पास पैसा, ताकत और रौब सब था। उसकी गंदी नजर और औरतों के प्रति गलत सोच सबको डराती थी। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा कसकर शरीर से चिपकाया और बिना आंख उठाए आगे बढ़ने का इशारा किया। अरे अंजू, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? उसने बेशर्मी से कहा। सुना है गांव में तुमसे सुंदर कोई नहीं, लेकिन तुम तो हमेशा खुद को ऐसे छुपाती फिरती हो। जरा ठहरो, दो बात कर लो, मैंने डरते हुए कहा। रविंदर सिंह, रास्ता छोड़ दो, मुझे घर जाना है। कोई गलत बात मत करो प्लीज। वो हंसा। इज्जत, शर्म, ये सब बातें गरीबों के नसीब में होती हैं। ताकतवर आदमी तो अपनी मर्जी से चलता है। और तुम तो मेरा शौक हो। जितनी चीज छुपी हो उसे पाने में उतना ही मजा आता है। इतना कहकर उसने मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की और मेरा दुपट्टा हटाने को बढ़ा। मेरा दिल कांप गया। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने पूरी ताकत से दुपट्टा पकड़े रखा ताकि उसकी गंदी नजर मुझ पर ना पड़े। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं रोते हुए बोली, मगर आवाज बेहद कमजोर थी। वो मुस्कुराया। अब तो और मजा आ रहा है। तुम्हारा डर, तुम्हारे आंसू, यही तो जीत है मेरी। तुम मेरी ही हो जाओगी। उसी वक्त जैसे भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, वहां मेरा भाई अमर पहुंच गया, जो मुझे देर होने पर ढूंढता हुआ आया था। अमर ने मुझे रविंदर के हाथों में देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? अमर जोर से गरजा। उसने बिना सोचे रविंदर को जोर से धक्का दिया। वो गिरते गिरते बचा। अमर ने मेरा हाथ छुड़ाया और रविंदर के कपड़े पकड़कर उसे झकझोर दिया। अभी बताता हूँ तुझे, एक गरीब की बहन की इज्जत क्या होती है। रविंदर के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। गांव के दबंग आदमी को एक आम लड़के ने पकड़ लिया था। उसने खुद को छुड़ाया और कपड़े झाड़ते हुए बोला, मगर इस बार उसकी आंखों में गंदगी नहीं, बल्कि बदला लेने की आग थी। अमर, तूने मेरे कपड़ों पर हाथ डालकर अपनी बहन की कीमत लाखों करोड़ों में कर दी है। अब मैं इसकी इज्जत पूरे गांव के सामने नीलाम करूंगा और तुझे दिखाऊंगा कि रविंदर सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अमर ने मुझे तुरंत पीछे किया और हम वहां से भागते हुए घर पहुंचे। लेकिन मैं समझ चुकी थी, रविंदर मजाक नहीं कर रहा था। वो मेरी इज्जत, मेरा सम्मान सब मिटा देना चाहता था। रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। रविंदर की धमकी और अमर की बेचैनी ने हमें सोने नहीं दिया। मुझे पता था कि वो सिर्फ मुझे नहीं, हमारे पूरे घर को निशाना बनाएगा। उसे अपने भाई बलविंदर सिंह की पूरी मदद भी हासिल थी, जो खुद भी लड़कियों को परेशान करने का आदी था। सुबह होते ही रविंदर ने अपना खेल शुरू कर दिया। हमारी गली की नाली बंद कर दी गई, पानी की सप्लाई भी कटवा दी गई। ये सब हमें परेशान करने और नीचा दिखाने के लिए था। पिताजी गांव के चौधरी के पास गए, लेकिन सभी ने साफ मना कर दिया। रविंदर से उलझना हमारे बस की बात नहीं। उन्होंने कहा, वो बहुत ताकतवर है। ये सब तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सबसे दर्दनाक खबर आई। अमर को पुलिस पकड़कर ले गई। पिताजी घर लौटे, उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अंजू, अमर को थाने ले गए। रविंदर ने कहा है कि अमर ने उसे मारने की धमकी दी और उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मैं और मेरी माँ सन्न रह गए। अमर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो तो बस मेरी इज्जत बचा रहा था।
पिताजी ने वकीलों से बात की, लेकिन कोई भी रविंदर के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं था। उसके पैसे, ताकत और झूठे गवाहों ने सबको डरा दिया था। अमर को पहली ही रात थाने में गुजारनी पड़ी। मेरे पिता की बेबसी देखने लायक थी। वो अमर को छुड़ाने के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ मायूसी ही मिली। रविंदर सिंह ने पुलिस और अदालत दोनों जगह अपना पूरा दबदबा झोंक दिया था। हमें पता था कि अगर अमर ज्यादा देर तक थाने में रहा तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है या फिर उस पर जुल्म किया जाएगा। 2 दिन बाद शाम को रविंद्र सिंह का एक पुराना नौकर हमारे घर आया। वो मेरे पिता से अकेले में बात करना चाहता था। नौकर ने डरते डरते कहा, पंडित जी, रविंद्र सिंह ने संदेश भेजा है। वो कहते हैं कि मामला सुलह से खत्म करना चाहते हैं। पिता की आंखों में हल्की उम्मीद जग गई। उन्होंने जल्दी से पूछा, सुलह? मतलब अमर को छोड़ देगा? नौकर ने कहा, वो कहते हैं कि कल रात हवेली के पिछवाड़े वाले गुप्त कमरे में गांव के कुछ बड़े लोग और वो खुद बैठेंगे। वहां सुलह की मीटिंग होगी। अगर आप लोग आए तो वो केस वापस ले लेंगे। पिता ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन नौकर का चेहरा अब भी परेशान था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, साहब की एक शर्त भी है। पिता ने घबराकर पूछा, कौन सी शर्त? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, साहब चाहते हैं कि आप अपनी बेटी अंजू को भी उस मीटिंग में लेकर आएं, ताकि पूरे गांव को लगे कि आपने उनकी नाराजगी और उनका दावा मान लिया है। ये एक तरह की रस्म है। इस बात ने पिताजी को अंदर तक हिला दिया। कैसी सुलह थी ये, जिसमें एक इज्जतदार लड़की को गैर मर्दों यानी पराये मर्दों की मीटिंग में ले जाने की बात की जा रही थी? ये साफ बेइज्जती की मांग थी। पिताजी ने गुस्से और दुख से कहा, ये कभी नहीं हो सकता। मेरी बेटी घर की इज्जत है, मैं उसे उस माहौल में नहीं ले जा सकता। नौकर ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो फिर अमर को भूल जाइए। साहब का कहना है कि वो उस पर झूठा केस ऐसा चिपका देंगे कि वो सालों जेल में सड़ता रहेगा। नौकर चला गया। घर में जैसे तूफान फट पड़ा। पिताजी और माँ दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों की आंखें भरी हुई थीं। मैं सब सुन रही थी। मुझे साफ समझ आ गया था कि ये सुलह नहीं बल्कि एक गंदी चाल है। रविंद्र सिंह मुझसे बदला लेने की फिराक में था। वो मुझे वहां बुलाकर जरूर मुझे जलील करना चाहता था या कोई और गंदी मांग रखेगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन अमर, मेरा भाई, जिसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी, उसकी हालत का ख्याल मेरे दिल को चीर रहा था। उस रात पिताजी कई बार करवट बदलते रहे। आखिर वो मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में आंसू थे। अंजू बेटी, उनकी आवाज कांप रही थी, मैं तुम्हें उन जालिमों के सामने ले जाना नहीं चाहता, लेकिन अमर, हमारा बच्चा, उसकी जान खतरे में है। हमने अगर उनकी बात ना मानी तो वो अमर को बर्बाद कर देंगे। मैंने पिताजी की तरफ देखा। उनका चेहरा बेबस पिता का चेहरा था, टूटता हुआ, घुटता हुआ। मैं उनकी हालत महसूस कर सकती थी। मैंने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे पता है कि ये एक चाल है। रविंदर सिंह मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया और खुद को संभालते हुए कहा, अगर मेरी इज्जत दांव पर लगाने से अमर की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। आप चिंता मत करें, मैं डरूंगी नहीं। मैं उस मीटिंग में जाऊंगी, बस एक ही बात पर, अमर को छोड़ने की शर्त पर। पिता भारी मन से मेरी बात मानने पर मजबूर हो गए। हम लाचार थे। हमारा फैसला अदालत इंसाफ नहीं बल्कि एक जालिम जमींदार की मर्जी तय कर रही थी। अगले दिन मैं, एक पर्दे में रहने वाली लड़की, एक ऐसी गुप्त मीटिंग के लिए तैयार थी जहां मेरी इज्जत को दांव पर लगाया जाने वाला था। पिता का हाथ मेरे बाजू पर था, लेकिन कांप रहा था। उनकी आंखों में गहरी बेबसी थी और मेरे दिल में डर की जंजीर कसती जा रही थी। हम रात के वक्त रविंद्र सिंह की हवेली पर पहुंचे। हवेली के पीछे वाले हिस्से में एक बड़ा लकड़ी का भारी दरवाजा था जो खड़खड़ाहट के साथ खुला। मैं अंदर गई और मेरा दिल जैसे रुक गया। कमरा अंधेरे से भरा था, बस मिट्टी के तेल के दिए टिमटिमा रहे थे, जिससे माहौल डरावना और भयानक लग रहा था। कमरे में गांव के दबंग लेकिन चरित्रहीन मर्द बैठे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं थी। रविंद्र सिंह अपने भाई बलविंदर सिंह के साथ ऊंची गद्दी पर बैठा था। उसके चेहरे पर चालाकी और जीत की हंसी थी। हम अंदर गए तो सबकी गंदी निगाहें मुझ पर ऐसे पड़ी
जैसे मैं कोई इंसान नहीं सामान हूँ। मैंने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। पिताजी आगे बढ़े। रविंद्र सिंह साहब, हम आपकी शर्त मानकर आए हैं। अब हमारा अमर कहाँ है? उसे छोड़ दीजिए। रविंद्र सिंह जहरीली हंसी हंसा। इतनी जल्दी क्यों पंडित जी? पहले हमारा बदला पूरा होगा। आपके बेटे ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला था, अब आपको उसकी कीमत भरनी पड़ेगी। वो अपनी गद्दी से उठा और फिर सीधा मेरी तरफ उंगली करके इशारा किया। आपने कहा था कि अगर मैं आऊंगी तो अमर आजाद हो जाएगा। मैंने पहली बार आवाज निकाली थी और मैं पिताजी के पीछे खड़ी खुद भी डरी हुई थी। रविंद्र सिंह ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ, अमर आजाद हो जाएगा, लेकिन पहले माफी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने तुम लोगों को यहाँ सुलह के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए बुलाया है। ये लड़की अब मेरी मिल्कियत होगी। यही तुम्हारे खानदान से लिया जाने वाला बदले का दाम है। ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। ये कैसी नई चाल थी? ऊपर से सुलह का दिखावा और अंदर से मुझे एक चीज की तरह अपने नाम करना। मेरे पिता गुस्से में चिल्ला पड़े, ये कैसी रिवायत है? हम अपनी बेटी किसी सौदे में नहीं दे सकते, ये इंसाफ नहीं। रविंद्र सिंह ने अपने भाई बलविंदर सिंह की तरफ देखा और मुस्कुराया। इंसाफ? यह हमारी खानदानी रस्म है और इसके सबसे अहम हिस्से की शुरुआत अब होती है। इतना कहते ही वह अचानक मेरी तरफ बढ़ा और एक झटके में मेरे सिर के दुपट्टे को खींचकर नीचे फेंक दिया। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह अलग हो गई हो। मेरी इज्जत, जिसे मैं हमेशा ढक कर रखती थी, अब उन अजनबी और गंदी नजरों के सामने थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं जैसे पत्थर की हो गई। कमरे में मौजूद हर आदमी की आंखें मुझ पर टिक गईं। उनकी निगाहों में गंदगी और हवस साफ दिख रही थी। मेरे पिता वहीं फर्श पर बैठ गए। उनकी आंखों से दर्द टपक रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, रविंद्र सिंह ने जोर से ऐलान किया, अब इसकी बोली लगेगी। ये वही लड़की है जिसके हुस्न पर एक फकीर के बेटे को गुरूर था। अब देखते हैं इसकी कितनी कीमत है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे जैसे जीती जागती इंसान की नीलामी की जा रही थी। मुझे लगा जैसे मैं अब इंसान नहीं, बस एक सामान हूँ। ये सब मेरे भाई की हिम्मत दिखाने का बदला था और मैं उसकी कीमत। तभी इलाके के एक अमीर बूढ़े जमींदार ने सबसे पहले बोली लगाई, 10 लाख। उसकी आवाज मेरे कानों में जहन्नुम की तरह गूंज उठी। उसने मेरी कीमत एक जानवर से भी कम बताई थी। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान से दुआ मांगी कि मुझे मौत आ जाए। मेरे दिमाग में अमर का चेहरा घूमने लगा। क्या मेरी मौत मेरे परिवार को इस जुल्म से बचा सकती है? तभी बलविंदर सिंह चिल्लाया, कोई और है जो बोली बढ़ाए? इसकी कीमत सिर्फ सुंदरता की नहीं, इसके संस्कारों और इज्जत की भी है। सोच समझकर दाम लगाओ। वो बोली को और बढ़ावा दे रहा था ताकि रविंदर सिंह का अहंकार संतुष्ट हो जाए। हर तरफ से बोली बढ़ रही थी। कोई 11 लाख बोल रहा था, कोई 12, कोई 15, और मैं वहां खड़ी एक बेजान मूर्ति की तरह सब देख रही थी। मेरे चारों तरफ बैठा हर आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई सामान हूँ जिसे वो अपने घर ले जाएगा। मेरे पिता रो रहे थे और बेबस होकर ये सब तमाशा देख रहे थे। मेरे अंदर की सारी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे इस नरक से निकाल लें, चाहे मौत ही क्यों न देनी पड़े। ये सब कुछ इतना घटिया और इतना अत्याचारी लग रहा था कि मैं कांप उठी। ताकतवर लोग अपने बदले और हवस को रस्म का नाम देकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरा भाई इस जुल्म का शिकार हुआ और अब मैं उसी जुल्म की कीमत थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दीवान खाने का भारी दरवाजा टूटकर अंदर गिर पड़ा। हर कोई सहम गया। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो देखा दरवाजे पर एक लंबा, मजबूत और राजसी अंदाज वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर उसमें अपने भाई रविंद्र जैसी गंदगी नहीं थी। वो था अर्जुन सिंह, रविंद्र सिंह का छोटा भाई, जिसने पढ़ाई लिखाई बाहर बड़े शहरों में की थी और जो अपने परिवार की इन गंदी परंपराओं से बिल्कुल अलग सोच रखता था। रविंद्र सिंह गुस्से से दहाड़ा, अर्जुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा तोड़ने की? कौन होता है तू, हमारी महफिल में टांग अड़ाने वाला? अर्जुन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। फिर उसकी नजर एक पल मेरे ऊपर पड़ी और फिर पूरे कमरे पर घूमी। उसने ठंडी लेकिन भारी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी इस गंदी महफिल से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ ये गंदा खेल खत्म करने आया हूँ। ये कहकर उसने सबसे ऊंची आवाज में कहा,
मैं इस सौदे की आखिरी बोली लगाता हूँ। मेरा दिल थम गया। क्या ये भी मुझे खरीदने आया है? क्या ये भी मुझ पर मालिकाना हक जमाएगा? तभी उसने कहा, मैं इसकी कीमत 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ नहीं लगाऊंगा। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया और फिर अर्जुन सिंह की आवाज गूंजी, मैं इस लड़की की कीमत 2 करोड़ लगाता हूँ। उसकी आवाज महफिल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मेरी सांस रुक गई, मेरे हाथ कांपने लगे। ये कौन सा नया तूफान था? मैं 2 करोड़ देता हूँ और ये लड़की अब मेरी जिम्मेदारी है। पूरी महफिल में गहरा सन्नाटा छा गया। 2 करोड़, इतनी रकम तो इस इलाके में किसी जमीन या जायदाद की भी नहीं लगती थी। रविंद्र सिंह की आंखों में हैरानी और लालच एक साथ चमक रहे थे। उसका पूरा बदले वाला खेल एक झटके में खत्म हो गया था। वो गुस्से में तो था, लेकिन 2 करोड़ की इतनी बड़ी रकम उसे खामोश करने के लिए काफी थी। ये क्या मजाक कर रहे हो अर्जुन? रविंद्र सिंह ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। अर्जुन सिंह ने बिना पलक झपकाए कहा, कोई मजाक नहीं है। उसने अपने साथ आए हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया और उन्होंने बड़े बड़े ब्रीफ केस जो नोटों से भरे थे लाकर जमीन पर रख दिए। ये लो, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा बदला भी पूरा। अब इस लड़की पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा, इसे छोड़ दो। रविंद्र सिंह ने पैसों की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी भरी हुई भूख अचानक जाग उठी हो। उसका लालच उसकी इज्जत पर भारी पड़ गया। उसने थोड़ी देर रुककर सोचा, मगर इतनी बड़ी रकम को ठुकराना उसके बस की बात नहीं थी। उसने हार मान ली। ठीक है, ये सौदा तुम्हारा हुआ अर्जुन, लेकिन याद रखना, आज के बाद तुमने एक दुश्मनी खरीद ली है। अर्जुन सिंह ने उसकी धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और मेरी तरफ बढ़ गया। मैं अभी भी डरी हुई बिल्कुल जड़ बनी खड़ी थी। वो मेरे पास आया। उसका लंबा कद और एकदम मजबूत रौबदार मौजूदगी देखकर मैं सहम गई। उसने मुझे छुआ नहीं, बस हल्के से हाथ से इशारा किया, अंजू चलो। मैं उसके इशारे पर अपने आप चल पड़ी। मेरे पिता जो अभी तक सदमे में बैठे थे उठकर मेरी तरफ बढ़े, लेकिन अर्जुन के गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। मैंने जाते जाते अपने पिता की बेबस आंखों को देखा और अंदर से टूट गई। मेरा मालिक बदल चुका था, पर मैं अब भी किसी की चीज ही थी। अर्जुन ने मुझे हवेली के बाहर खड़ी अपनी काली बड़ी बेहद महंगी गाड़ी में बैठाया। बाहर खड़े गार्ड्स ने तुरंत दरवाजा बंद किया। अर्जुन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने की बजाय मेरे बराबर बैठ गया। गाड़ी ने तेजी से हवेली को पीछे छोड़ दिया और शहर की तरफ भागने लगी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। मैं रविंद्र सिंह के चुंगल से तो निकल गई थी, लेकिन अब एक नए रहस्यमय इंसान के साथ जा रही थी जो मेरे भाई अमर का ही दुश्मन था। ये बात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। अंदर दबा हुआ मेरा सारा डर अब आंखों से बहने लगा। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मुझे कुछ और सूझा ही नहीं। मैंने अपनी दादी से सीखे हुए भगवान के मंत्र दोहराने शुरू कर दिए। मेरे होठों पर शांति पाठ और गायत्री मंत्र चलने लगे। मेरी आवाज रोते रोते बाहर आई थी। मैं मंत्रों में सुकून ढूंढ रही थी। मैंने एक बार भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। जब मंत्र का एक हिस्सा पूरा हुआ तो मेरी नजर अनजाने में अर्जुन पर चली गई। वो गाड़ी चलाते हुए चुपचाप मेरे मंत्र सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई रौब, कोई अकड़ नहीं थी, जैसे उसकी सारी शक्ति पिघल चुकी हो। वो मेरे डर, मेरी रोती आवाज और मंत्रों को सुनते हुए एकदम ठहरा हुआ था। मुझे लगा जैसे मेरे मंत्रों ने उसे अंदर तक हिला दिया है। मंत्र और अर्जुन का सन्न चेहरा दोनों मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। जब गाड़ी रुकी तो मैंने देखा कि हम शहर से बहुत दूर एक बड़े आधुनिक स्टाइल से बंगले के सामने खड़े थे। ये बंगला यहाँ की पुरानी हवेलियों से बिल्कुल अलग था, खामोश, ठंडा और डरावनी तरह से शांत। अर्जुन ने बिना कुछ बोले मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे चली। बंगला बाहर से जितना बड़ा और शानदार था, अंदर से उतना ही सूना और बेरंग था। मुझे एक बड़ा खूबसूरत हवादार कमरा दिया गया। कमरे में हर सुविधा थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक नए सुनहरे पिंजरे में बंद कर दी गई हूँ। मुझे कमरे में छोड़कर एक औरत आई जो शायद विदेशी थी। उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगी। उसने अपना नाम बताया, मिसेस डिसूजा। मैंने उससे पानी लिया, अपने कपड़े ठीक किए और कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गई। सारी रात मैं नहीं सो पाई। मेरे दिमाग में अमर, मेरे पिता और रविंद्र सिंह की धमकियां घूमती रहीं। सुबह हल्की धूप आई
तो मैं फ्रेश हुई और पूजा की। मैं पूरी तरह अर्जुन सिंह की मर्जी पर थी और मुझे ये रिश्ता मानना ही था। मेरा विश्वास मुझे हिम्मत दे रहा था। भगवान ने मुझे एक जालिम से निकाल दिया तो आगे भी रास्ता दिखाएंगे। दिन चढ़ा तो मैंने हिम्मत करके फैसला किया कि मुझे अर्जुन से बात करनी चाहिए। मैंने मिसेस डिसूजा से कहकर उसे संदेश भिजवाया कि मैं अर्जुन सिंह से मिलना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे उसके बड़े से ऑफिस जैसे कमरे में बुलाया गया। मैं घूंघट किए बिना बस सिर झुकाए उसके सामने खड़ी थी। वो एक बड़ी मेज के पीछे फाइल पढ़ रहा था। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बैठ जाओ अंजू, बताओ क्यों मिलना चाहती हो। उसकी आवाज ठंडी और बिल्कुल बेजान सी होने लगी। उसमें वो एहसास बिल्कुल नहीं था जो रात को मेरे मंत्र सुनते समय उसके चेहरे पर था। मैं हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे उस डरावनी हालत से निकाला, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप रविंद्र सिंह के भाई हैं, फिर आपने मेरी इतनी बड़ी बोली क्यों लगाई? क्या आप भी? मैं बात पूरी नहीं कर पाई, लेकिन अर्जुन ने समझ लिया था। उसने फाइल बंद की और कुर्सी पर पीछे टिक कर मुझे देखा। उसकी नजरें अजीब थीं, जैसे जिज्ञासा और सर्द बेरुखी दोनों हों। मैं अपने भाइयों के बारे में जानता हूँ कि वह कितने जालिम और गंदे कामों में पड़े हैं। उनकी ज्यादातर जायदाद गरीबों को दबाकर और लड़कियों को परेशान करके बनी है। मैं इस खानदान की अंधी परंपराएं अपनाने अमेरिका से वापस नहीं आया हूँ। तो फिर? मैंने धीरे से पूछा, आपका मकसद क्या है? उसने सीधे कहा, मेरा मकसद तुम्हें सुरक्षित रखना है और दूसरा अपने भाइयों के जुल्म को खत्म करना। तुम्हें रविंद्र से सुरक्षा चाहिए थी, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें इसलिए खरीदा है ताकि रविंद्र तुम्हारे साथ फिर कोई गंदी हरकत या बदला लेने की कोशिश ना कर सके। उसका जवाब सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसकी नीयत साफ दिख रही थी, लेकिन उसका ठंडा कठोर अंदाज मुझे डराता था। वो मुझसे बात तो कर रहा था, मगर जैसे मैं कोई कीमती सामान हूँ जिसे उसने सिर्फ अपने मकसद के लिए बचा कर रखा हो। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में जितनी भी सुरक्षा चाहिए सब दूंगा, उसने आके कहा, लेकिन ये याद रखना कि तुम यहाँ मेरी मर्जी से हो। यहाँ से बाहर कदम रखना बिल्कुल मना है, क्योंकि बाहर रविंद्र और बलविंदर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जब तक मैं उनसे निपट नहीं लेता, तुम यहाँ ही मेरी देख रेख में रहोगी। उसका अंदाज एक सख्त अफसर जैसा था, जैसे किसी जूनियर को आदेश दे रहा हो। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी बेरहम है या सच में मेरी मदद करना चाहता है। क्या वो बस बदला लेना चाहता था या सच में इंसाफ चाहता था? बाकी दिन इसी तरह गुजरते रहे। अर्जुन अपने कामों में बिजी रहता। वो दिन में कई बार कंप्यूटर और फोन पर लंबी मीटिंग करता था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस संभालने वाला आदमी लगता था, जिसे मेरे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने बड़े कमरे में पूजा पाठ और चुप्पी में ही सिमट कर रह गई थी। मैं लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती, क्योंकि वही मेरा एकमात्र सहारा था जो मुझे इस अनिश्चित हालात में हिम्मत दे रहा था। मैं बस अपने भाई अमर की रिहाई और इन जुल्मों के खत्म होने की दुआ कर रही थी, और ये भी कि भगवान मुझे इस नए मालिक जैसी ताकत वाले इंसान की गलत नीयत से बचाए। वो मेरे लिए एक पहेली था जिसे समझना बहुत मुश्किल था। मैं अब भी अर्जुन के खूबसूरत लेकिन ठंडे और बड़े घर में अपनी तन्हाई के साथ कैद थी। उसका सख्त और कंट्रोल करने वाला अंदाज मुझे तकलीफ तो नहीं देता था, लेकिन अंदर की बेचैनी बनी रहती थी। मैं उसे एक ताकतवर अजनबी मानती थी, जिसका मकसद बड़ा जरूर था, लेकिन मेरे बारे में उसके इरादे मुझे समझ नहीं आते थे। मैं अपना ज्यादातर वक्त पूजा मंत्र और अपने डर को भगवान के हवाले करते बिताती, और मेरा दुपट्टा कभी मेरे शरीर से अलग नहीं होता था। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और मैं आरती की तैयारी कर रही थी, तभी मुझे अर्जुन के ऑफिस वाले कमरे से धीमी आवाजें सुनाई दी। दरवाजा थोड़ा खुला था और पहली बार मुझे ये जानने की इच्छा हुई कि वो इतनी देर तक क्या करता रहता है। मैं धीरे से दरवाजे के पास गई और कान लगाया। अर्जुन किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और गंभीरता भी। हाँ, मुझे यकीन है कि सबूत जल्द मिल जाएंगे। हमें उनके सारे गलत धंधों और गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश करना है। फिर उसने लंबी सांस ली और बोला, और सबसे जरूरी बात, मैं जल्द ही रविंदर और बलविंदर के खिलाफ केस करूंगा।
उसके लिए मुझे उस लड़की की गवाही चाहिए होगी। मेरी सबसे बड़ी ताकत वही है। ये सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। उस लड़की मतलब मैं? क्या मेरी सारी जिल्लत का इस्तेमाल इस केस की बुनियाद के लिए होना था? उसने आगे कहा, मैंने उसे 2 करोड़ में इसलिए लिया ताकि वो उनके बदले का निशाना न बन जाए। वो अभी मेरी सुरक्षा में है और यही मेरी सबसे बड़ी बढ़त है। मैं उन जालिमों को कानून के सामने लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो खुद को भगवान समझते हैं, लेकिन अब उनका खेल खत्म होने वाला है। फोन कट गया। मैंने जल्दी से कदम पीछे खींचे और अपने कमरे में आ गई। ये सब सुनकर पहली बार मुझे दिल में सुकून मिला। उसका मकसद न हवस था न जुल्म, बल्कि इंसाफ और सुधार था। वो मेरे लिए कोई मालिक नहीं बल्कि भगवान की तरफ से आया हुआ एक जरिया था। मुझे ये भी समझ आ गया कि अर्जुन अपने भाइयों के गलत धंधों, जमीन पर कब्जा और औरतों को परेशान करने वाली हरकतों से बेहद नफरत करता था। वो एक इंसाफ पसंद आदमी था जो अपने घराने के जुल्म को खत्म करने के लिए सालों बाद वापस आया था। उस दिन पूजा के बाद मैंने हिम्मत की और दुपट्टा संभालते हुए उसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, अंजू? हाँ, आओ, उसने हैरानी से कहा। मैं अंदर आ गई और उसके सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। पहली बार मेरी आवाज में डर की जगह भरोसा था। अर्जुन, आज मैंने आपकी बातें सुनी हैं। मैंने सुना कि आप मेरी गवाही चाहते हैं और आपका मकसद सिर्फ इंसाफ है। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई, फिर वो गंभीर हो गया। हाँ, ये सच है। क्या तुम्हें मुझ पर शक था? मुझे था, लेकिन अब नहीं। मैंने साफ कहा, मैं इस जुल्म को खत्म करने में आपकी मदद करूंगी। मेरा भाई अमर बेगुनाह है और आपके भाई अपराधी हैं। मैं उनकी असलियत बताऊंगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अंजू, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। तुम्हारी गवाही इस पूरे केस की नींव होगी। तुम्हें बहुत खतरे झेलने पड़ सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से उनकी बनाई हुई जिल्लत की दुनिया देखी है। मैंने ठोस आवाज में कहा, इस जिल्लत को खत्म करने के लिए मैं हर खतरा उठा लूंगी। अगर आपका मकसद अपने परिवार के इस जुल्मी सिस्टम को खत्म करना है तो मैं आपके साथ हूँ। उसकी इंसाफ वाली सोच ने मुझे बदल दिया था और उसके लिए मन में जमा डर अब धीरे धीरे मिटने लगा था। मैंने पहली बार उसे सिर्फ कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान समझा जो मेरे दर्द और मेरे मकसद को समझ सकता था। अगले दिन अर्जुन सिंह ने मुझे अपने प्लान की कुछ बातें बताईं। उसने बताया कि वो कैसे सालों से अपने भाइयों के खिलाफ सबूत जुटा रहा है और उनके गलत कामों पर नजर रखे हुए था। उसका इरादा था कि वो अपने भाइयों को कानून के रास्ते रोके ताकि उनकी गलत चल रही हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब मैं हर वक्त उसके लिए दुआ नहीं बल्कि मन ही मन शुभकामनाएं करती थी कि वो अपने इरादे में कामयाब हो जाए। उसकी जीत ही मेरे परिवार की इज्जत वापस ला सकती थी। उसकी मौजूदगी अब मुझे किसी कैद की तरह नहीं बल्कि एक सुरक्षित जगह की तरह महसूस होने लगी थी। मैं पर्दे में रहते हुए भी उसके इस बड़े संघर्ष में उसका साथ दे रही थी। उसने मुझे फाइलें और रिकॉर्ड दिखाए जिनमें रविंद्र सिंह और बलविंदर सिंह के अत्याचारों की सारी बातें दर्ज थीं। मैंने भी अपने भाई वाले केस से जुड़ी जरूरी जानकारी उसे दे दी। हम दोनों चुप रहते थे, लेकिन हमारी नींव बहुत मजबूत थी। हमारा मकसद सिर्फ सच की जीत था। इसी मकसद ने हमारे बीच की दूरी को धीरे धीरे मिटा दिया था। अर्जुन की साफ नीयत और न्याय पर अटल रहने की बात जानकर मैंने भी उससे खुलकर बात करना शुरू कर दिया। हाँ, मेरी शर्म और मर्यादा मेरे स्वभाव का हिस्सा थी, इसलिए मैं कभी भी अपनी हद से बाहर नहीं जाती थी। अब हमारे बीच डर की जगह भरोसे ने ले ली थी। अर्जुन दिन में कई बार मेरे कमरे के बाहर आकर रुकता और मुझसे अमर के केस की बातें करता, रविंद्र सिंह के नए अत्याचारों के सबूत दिखाता और गांव के हालात पर मेरी राय लेता। वो हमेशा इज्जत के साथ दूरी बनाकर रखता था, लेकिन मुझे एहसास होता था कि वो मुझे अब सिर्फ एक गवाह नहीं बल्कि एक सलाह देने वाले साथी की तरह देखता है। मैं उसे ठोस दलीलें देती और साथ ही हिम्मत और सब्र रखने को कहती। एक दिन दोपहर को मैं अपने कमरे में बैठकर रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ रही थी। मेरी आंखें किताब पर थीं और मन पूरा का पूरा भगवान के शब्दों पर लगा हुआ था। उस वक्त मैं दुनिया की हर टेंशन से दूर थी, जैसे ये पाठ मेरे अंदर कोई शांति गहरी भर रहा हो। जब मैं एक चौपाई बार बार दोहरा रही थी, तभी मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है।
मैंने पाठ पूरा किया और फिर देखा कि अर्जुन सिंह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा मेरी आवाज सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे मेरी आवाज ने उसे कुछ पल की राहत दे दी हो। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज में बहुत असर है अंजू। पाठ खत्म होने के बाद वह हल्के कदमों से कमरे में आया और दीवार के पास रुक गया। ये पहला मौका था जब उसने इतने नरम और साफ लहजे में मुझसे बात की। मैंने घूंघट में चेहरा ढकते हुए नजरें नीचे कर ली। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पहली बार अपने दिल की उलझन बताई। उसने कहा, तुम्हारा भरोसा बहुत मजबूत है अंजू। तुमने इतने बड़े जुल्म का सामना किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में डर नहीं बल्कि भगवान का नाम है। काश मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसा सुकून मिलता। मैंने दुनिया की सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन ये शांति मुझे कभी नहीं मिली। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, आप जो कर रहे हो वो भी किसी लड़ाई से कम नहीं। बुराई के सामने खड़े होना, सच के लिए लड़ना, ये बहुत हिम्मत का काम है। भगवान जरूर आपका साथ देंगे। मेरी आंखें घूंघट के अंदर से उसके चेहरे पर जम गईं। उसकी नजरों ने भी इज्जत के साथ मेरे वजूद को देखा। उस छोटी सी नजर के मिलाप में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे दो मुश्किलों से गुजर रहे मुसाफिर अचानक एक दूसरे को पहचान लें। ये जुड़ाव किसी तरह की जवानी वाली ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और दिली हमदर्दी का एहसास था। उस दिन के बाद अर्जुन के व्यवहार में एक साफ बदलाव आ गया। वो मुझे और भी ज्यादा इज्जत देने लगा। अब वो सिर्फ सबूतों की बात नहीं करता था, बल्कि मेरी तबीयत और खैरियत भी पूछता। उसने मुझे शहर से कुछ दुर्लभ धार्मिक किताबें और इतिहास की पुस्तकें भी भेजी, ताकि मेरा ज्ञान बढ़ सके। उसने कहा, ये तुम्हारा हक है, तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हें इन चीजों से दूर नहीं रहना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा ही नहीं, तुम्हारी तरक्की में भी बाधा नहीं बनूंगा। अब वो सिर्फ मेरा मालिक या निगरानी करने वाला नहीं रहा था। धीरे धीरे उसका खामोश ध्यान रखने वाला रूप मेरे दिल में एक हल्का सा, बहुत पाक और धीमा एहसास जगाने लगा। मैंने किसी आदमी को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन में एक नरमी थी, एक तहजीब थी, जो उसके भाइयों से बिल्कुल उलट थी। उसकी इंसाफ पसंदी ने मुझे सुरक्षित और चैन वाला एहसास दिया। मैं उसके स्वभाव के बारे में सोचने लगी। वो अमीर था, ताकतवर था, लेकिन सबसे बढ़कर इंसानियत से भरा हुआ था। मेरे मन में धीरे धीरे ये ख्याल आया कि शायद ये आदमी मेरा सच्चा साथी बन सकता है। एक ऐसा साथी जो मेरी मर्यादा की कदर करेगा और मेरे विश्वास की रक्षा करेगा। ये मोहब्बत या लगाव बहुत शांत, बहुत गहरा और बहुत ही साफ था। ठीक मेरे घूंघट की तरह मुझे महसूस होने लगा था कि अब हमारी किस्मतें सिर्फ न्याय की लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि दिल के एक नए रिश्ते की वजह से भी एक दूसरे से जुड़ने लगी हैं। रविंदर सिंह और बलविंदर सिंह के खिलाफ कार्रवाई का वक्त करीब आ चुका था, लेकिन इस खतरे के साथ साथ मेरी जिंदगी में एक नई मोहब्बत की राह भी खुल रही थी। हमारी खामोश नजदीकियां अब एक मजबूत भावनात्मक रिश्ता बना चुकी थीं, जो आने वाले बड़े तूफान में हमें साथ खड़े रहने की हिम्मत देने वाली थी। मेरे और अर्जुन सिंह के बीच अब एक गहरा मगर बिना बोले समझ आने वाला रिश्ता बन चुका था। अर्जुन ने मुझे इज्जत, सुरक्षा और भरोसा दिया था, और मैंने अपनी चुप्पी, सच्चाई और दिल से उसकी तन्हाई को समझा था। लेकिन हमारी इस साफ सुथरी मोहब्बत पर अब डर का साया मंडरा रहा था। अर्जुन ने बता दिया था कि वो रविंदर और बलविंदर के खिलाफ